हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। सरकारी स्कूल की किताबों से यह नोट्स तैयार करे गए हैं। हमारा इतिहास कक्षा 8 की किताब जो सरकारी स्कूल में चलती हैं, उससे यह नोट्स तैयार करे गए हैं वन लाइनर के रूप में। चलिए अब हम आपको समझाते हैं। 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना प्रारंभ किया, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रमुख थे। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। 15वीं शताब्दी 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यमों को बंद कर दिया। कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था। चलिए आगे समझते हैं। समुद्री मार्ग की खोज। यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना आरंभ कर दिया। नाविकों ने कुतुबनुमा के द्वारा रास्तों की खोज में लंबी समुद्री यात्राएं की। कुतुबनुमा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता है। भारत की खोज में निकले स्पेन निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 में की। पुर्तगाल निवासी वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी समुद्र तट के कालीकट बंदरगाह 1498 पर पहुंचा। अब पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग मिल गया। अब यूरोप और भारत के मध्य व्यापार पुनः आरंभ हो गए। वास्को डिगामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भारत आने लगे। यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है? पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 में, फिर अंग्रेज 1600 में, डच 1602 में और फ्रांसीसी 1664 में। ठीक है, आगे समझते हैं। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने आए। विदेशी कंपनियों के इन व्यापारिक केंद्रों को कोठी या फैक्ट्री कहा जाता था। फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से है। फैक्टर शब्द का अर्थ एजेंट है। फैक्टर शब्द का अर्थ क्या है? एजेंट। हॉलैंड निवासियों ने, जो डच कहलाते हैं, कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम तथा चिनसुरा में व्यापारिक केंद्र खोले। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। इसके बाद सर टॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में आया। यूरोपियों द्वारा मसालों का प्रयोग स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि मांस को सड़ने से बचाने के लिए भी किया जाता था, जिससे मांस कई महीनों तक सुरक्षित रह सके। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने पर प्रांतीय एवं क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने लग गए थे। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति 1760 से 1840 के बीच हुई। 1760 से 1840 के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया
कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बागान भारत में लगाती थी और इन फसलों को सस्ते दामों में खरीदकर अपने जहाज़ों से इंग्लैंड के कारखानों में भेजती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था। दूसरी ओर डुप्ले ने फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व किया। कर्नाटक क्षेत्र में 1746 से 1763 के बीच 3 युद्ध लड़े गए जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1746 से 48 के बीच। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1749 से 1754 के बीच। कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1756 से 63 के बीच। 1756 से 1763 के बीच। 1760 में वांडीवास का युद्ध ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेनाओं के बीच हुआ था। इसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी। सेंट जॉर्ज फोर्ट कहाँ पर है? ये मद्रास में। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु होने पर उसका पौत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता पर दोबारा अधिकार कर लेने के बाद 9 फरवरी 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अलीनगर की संधि हुई, जिसमें अंग्रेज़ों का प्रतिनिधित्व क्लाइव और वाटसन ने किया था। अलीनगर की संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया। अलीनगर की संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। क्लाइव इतने से संतुष्ट नहीं था। वह बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहता था। वह विश्वासघात करके अंग्रेज़ों से जा मिला। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाने और मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को हर प्रकार की सुविधाएं देने का वचन दिया। इस षड्यंत्र में राय दुर्लभ, जगत सेठ और अमीचंद नामक व्यापारी भी व्यापारिक लाभ के लिए शामिल थे। इस षड्यंत्र की योजना पक्की होते ही क्लाइव ने सिराजुद्दौला को एक कूटनीतिक पत्र लिखकर उस पर संधि की शर्तों को भंग करने का आरोप लगाया। इस संधि के उल्लंघन हेतु उसे दंडित करने के लिए वह एक बड़ी सेना लेकर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर चल पड़ा। प्लासी का प्रथम युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला तथा क्लाइव की सेनाएं आमने सामने हुई। नवाब सिराजुद्दौला ने अपने सेनापति मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों पर आक्रमण करने को कहा, किंतु मीर जाफ़र निष्क्रिय खड़ा रहा। इससे सिराजुद्दौला को उसके विश्वासघात का आभास हो गया। सिराजुद्दौला षड्यंत्र से बचने के लिए लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गया। अंततः नवाब सिराजुद्दौला को बंदी बना लिया गया और मीर जाफ़र के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने धोखा देने के पुरस्कार में बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने धोखा देने के पुरस्कार में बंगाल का नवाब बना दिया और मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को बहुत सा धन व जागीर दी। 1760 में अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को गद्दी से उतारकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेजी सेना का खर्च चलाने हेतु उसको वर्धमान, मिदानपुर, चटगांव के ज़िले अंग्रेज़ों को देने पड़े।